नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं देखना, बस इसमें आप स्टेप देख लीजिएगा कि किसके बाद कौन सा स्टेप आता है। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे पहला काम हमारा होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं ये मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है। तो अगर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते तो उसको हम अकाउंट्स में एंटर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे कि वो किस तरीके का है। एक बार जब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगा, जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो वाउचर क्या है? एक तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट है, या हम यूं कह लें एक तरीके का ये अथॉरिटी लेटर है जिससे आप अकाउंट्स में एंट्री कर सकते हैं। तो जितनी भी एंट्री हमारे अकाउंट्स में होती है जर्नल में, उसका सबका क्या बनता है? वाउचर बनता है। ठीक है। अच्छा, एक बार वाउचर आपने बना लिया, फिर उस वाउचर से आप रिकॉर्डिंग करते हो। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। और जर्नल में जैसा कि हमको पता है, रिकॉर्डिंग जो होती है वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज हम इसमें एंट्री करते हैं। तो जर्नल में एंट्री करने के बाद हम इस एंट्री को किसमें पोस्ट करते हैं? लेजर में। तो जो लेजर है वो है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। तो जर्नल हो गया बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है। तो लेजर में हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स खोलते हैं, जैसे रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, ठीक है, डेटर अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया। तो अलग अलग अकाउंट्स हम लोग लेजर में खोलते हैं। फिर लेजर को बैलेंस करने के बाद उसके बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। तो फिर होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। तो आपको बस याद रखना है कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। कई बार ये सीक्वेंस ही आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेस ऑफ अकाउंटिंग दो ही होते हैं, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एंट्री हम इस बेसिस पे करते हैं वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। अगर कैश रिसीव हुआ है या कैश पे हुआ है तो हम एंट्री करेंगे, और ये नहीं देखते हैं कि अकाउंट में वो एंट्री ड्यू हुई है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सैलरी पे नहीं करी है तो हम सैलरी की एंट्री नहीं करेंगे। तो अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप दो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। एक तो हो गया आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट को ये फॉलो नहीं करता है, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी ये फॉलो नहीं करता है। बट वहीं पे अगर हम एक्रूअल बेसिस की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही हमारी कोई भी एंट्री ड्यू हो जाती है उसकी हम एंट्री कर लेते हैं, ये बिना देखे कि कैश पे हुआ है या नहीं हुआ है, कैश मिला है या नहीं मिला है। तो इसका मतलब जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, इसी प्रकार से हम अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी पूरा करता है और एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी पूरा करता है। अब अगर आपको जानना है कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है तो पुराने लेक्चर में मैंने ये आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है। तो बस इसमें और ज्यादा आपको नहीं जानना है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस ये जान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी होते हैं, ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या रहे? कंसिस्टेंट रहे, उसमें कंपैरिजन हो सके और उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो इशू होता है वो होता है आईएफआरएस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसको इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वैसे हमारे हिंदुस्तान में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है और इसको इशू करता है आईसीएआई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और हमारे देश में आईएफआरएस को डायरेक्टली लागू नहीं किया जाता। क्या करते हैं, इन आईएफआरएस में से ही कुछ चीजों को हम घटा देते हैं, कुछ चीजों को बढ़ा देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और एक कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ आईएफआरएस हमारे यहाँ लागू होता है, दैट इज इंड एस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको जारी करती है। तो अभी तक 35 इंड एस जारी किए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम याद कर लीजिएगा। अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 में पूछा है कि क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से क्या है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए एक बार मैं ये बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको ये लिस्ट। एक मिनट। ये लिस्ट आप देख लीजिए एक बार।
तो ये आईसीएआई द्वारा जारी किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इसको देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आप जरूर याद कर लीजिएगा, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो ये 4 तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपको पता होना चाहिए, ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 भी आप कर लीजिएगा, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब बीकॉम में आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन, तो वहां पर इस का जिक्र होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ये डिलीट हो चुका है, ये थोड़ा याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो चुका है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। और इसको हमने इसके जगह पे क्या बन गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इसको हमने मर्ज कर दिया है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी याद कर लीजिएगा, ये रेवेन्यू रिकग्निशन से है, जो हमने रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां पर इसका मैच करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी हमें याद रखना चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है। और क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 10 का इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर और क्या हमें पढ़ना चाहिए इसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप ये याद रखिएगा, 14 बहुत पूछता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 दैट इज अमेलगमेशन का, ठीक है। और फिर इसमें और ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतने आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं ये एक बार आप याद रखिएगा, ठीक। फिर आईएफआरएस आपको याद नहीं करना, बस देखिए देख लीजिएगा, पता होना चाहिए कि कितने आईएफआरएस हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट है आईएफआरएस की, ठीक। तो इसमें देख लीजिए क्या है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट है, लीज को लेकर है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर है। तो इसमें आईएफआरएस 3 जरूर याद रखिएगा, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है 14, वो आईएफआरएस 3 है, ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और देखिए फिर है आगे, देख लीजिए फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, तो ये तो 1 ही रहेगा, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक। वैसे इसको ज्यादा याद करनी, इंड एस जरूर देख लीजिए, इंड एस में प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस 1। तो यहाँ पर देखिए जर्नल प्रेजेंटेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर जो इंड एस हैं उनको एक तरफ क्लब करके दिखाया गया है। इंड एस 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इंड एस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस, इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो इसमें आप ये याद रखिएगा, इंड एस 1 थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम आ जाए तो इंड एस 2 और हमारा एएस 2 दोनों इन्वेंट्रीज पे भी बात करता है। इंड एस 16 याद रखिएगा, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वही इंड एस 16 है, ठीक है। और फिर इसमें बस इतना, ठीक है। फिर अगर इसमें देखें तो इसमें आपको ज्यादा कुछ, हाँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन का तुरंत याद रखिएगा, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है वो इंड एस 103 है। तो इतना आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें और आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप वीडियो देखते हैं, बट पता नहीं आपको शायद पसंद आती है कि नहीं आती है, कोई लाइक नहीं है और सब्सक्रिप्शन भी उस हिसाब से नहीं है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल नहीं रहा है। तो आप लोग थोड़ा इसको देखिए, बाकी मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। थैंक यू।